हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे और जो ह्यूमन जूलॉजी में और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को जो हम क्लास 12 के लेवल पे पढ़ रहे थे उसमें एक नए टॉपिक का आज आगमन होगा। और आज बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में। आज जबकि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर चीज काफी तेजी से भाग रहा है, वहां ये जो स्पर्म जो हमें आगे चल के ह्यूमन के लाइफ में फर्टिलाइजेशन को प्रेरित करना होता है, ये भी इस भाग दौड़ में पीछे नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट शेयर करूं कि एक सिंगल इजैकुलेशन में मेल के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म बॉडी से रिलीज होते हैं और उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में ये भीड़ लगी रहती है, ये होड़ लगी रहती है कि कौन सा स्पर्म ओवम के वॉल के पास पहले पहुंचेगा। और आपको जान के खुशी होगी कि हम सभी के सभी उसको कहीं ना कहीं चेरिश करके विक्ट्री प्राप्त करके उस स्पर्म के माध्यम से रीच्ड हुए और एक शेप के फॉर्म में, एक बॉडी के आकार में विकसित हुए। आज उसी भाग दौड़ में स्पर्म के बारे में, उसकी बनने की प्रक्रिया के बारे में और उसके सिंपल स्ट्रक्चर की क्या फिजियोलॉजी है, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पहले से अवगत है कि क्लास 12 का जूलॉजी का सेक्शन में जो यूनिट, जो चैप्टर, जो टॉपिक मेरे द्वारा बढ़ाया गया है, उसमें पहले के क्लासेस में स्पर्म बनने की प्रक्रिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे ये जो स्पर्म आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बारे में कि ये स्पर्म किस तरीके का शेप का होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो जैसा कि आप अपने खुले आंखों से देख पा रहे हैं, एक बहुत ही रंग बिरंगी और एक बहुत ब्रॉड हेड और एक पतले टेल की संरचना आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। वास्तव में सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जी हाँ, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं है कि आप बिल्कुल आसानी से ऐसे देख के खुले आंखों से समझ जाएंगे। ये एक माइक्रोस्कोपिक संरचना है, यानी खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के आधार पे जो हमें एक प्राप्तांक मिला है इसकी संरचना की, इसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं कि ये जो स्पर्म है, अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका शेयर करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में जाएगा वो जाएगा कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे आप मेल गैमेट कहते हैं। अगर स्पर्म की सबसे आसान अगर एक डेफिनेशन देनी हो कि स्पर्म क्या है, तो सिंपली ये एक मेल गैमेट है। और ये जो मेल गैमेट है, इसको मैंने कहा कि पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है, यानी खुले आंखों से आप नहीं देख सकते। अब ये जो मेल गैमेट है, इसकी खासियत ये है कि ये जो शेप है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन स्पर्म का जो शेप होता है वो किस आकार का होता है। आप यहाँ पे याद रखेंगे, टेडपोल आकार का शेप होता है। टेडपोल कहने का मतलब ये है बच्चे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, हेड जो होता है वो ब्रॉड होता है और टेल की तरह एक थ्रेड जो है वो तैरता हुआ नजर आता है। यानी कि ब्रॉड हेड और एक थ्रेड लाइक टेल होने की वजह से, पूंछ होने की वजह से इस शेप को हमने नाम दिया है टेडपोल आकार का। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ह्यूमन स्पर्म एक टेडपोल आकार की संरचना है। स्पर्म एक मेल गैमेट है और यह माइक्रोस्कोपिक भी है। अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के स्पर्म की हम बात करें तो हम पाएंगे कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड प्रवृत्ति की होती है। हैप्लॉइड यानी आप एन से इसे डिनोट करते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो घटकर आधा हो जाता है। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है और यह प्रक्रिया मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद विकसित होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, इसलिए जो गैमेट होंगे ये प्लॉइडी के हिसाब से देखें तो इनकी गुणसूत्र की संख्या घट के आधी हो जाती है, यानी कि ये रह जाते हैं सिर्फ 23 के आधार पे। तो स्पर्म की प्लॉइडी क्या है, तो ये हैप्लॉइड है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, तो 23 है। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जैसा कि शेप, आकार बिल्कुल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली 4 मुख्य भागों में बटी हुई है। जो सबसे पहला भाग होता है
जो ब्रॉड होता है उसे हम हेड कहते हैं। यानी सिर वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने बॉडी के बारे में भी बात करें तो आपके भी बॉडी में एक प्रॉक्सिमल टॉप पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में हेड जैसी संरचना पाई जा रही है। और यहाँ पे खास बात आपको याद ये रखनी है कि ये जो हेड है स्पर्म का, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का अगर आप एज्यूम करिए कि ये हेड वाला हिस्सा अगर है, तो इस हेड वाले हिस्से में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको समझना है वो है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हेड रीजन में ही एम्बेडेड होता है। यानी एक पॉइंट और आप समझेंगे कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके हेड में विद्यमान होता है। और आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस क्या है, एक तरीके का ऐसा संरचना जो हमारे शरीर का जेनेटिक मटेरियल यानी जो भी अनुवांशिक पदार्थ है वो इसी में कंटेन है। यानी माँ के बाप के जो गुण है, अब चूंकि स्पर्म की बात हो रही है तो यहाँ पिता की बात होगी, पुरुष की बात होगी, तो ये जो गुण है वो इसी में विद्यमान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्पर्म का जो है हेड के अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है न्यूक्लियस। और आप खासकर एक बात और याद रखेंगे कि ये जो स्पर्म का जो हेड है इसके टिप पे एक टोपी लगी हुई है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे हम अपने सिर पे टोपी लगाते हैं, वैसे स्पर्म के हेड के ऊपरी भाग में एक टोपी नुमा संरचना देखने को मिलती है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं कि स्पर्म के टिप को या हेड को हम क्या कहते हैं, तो एक्रोजोम कहते हैं। और इस एक्रोजोम के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइमेटिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक प्रकार के इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और इस एंजाइम के होने से ये ओवम के दीवार को हटाने में या पेनेट्रेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जब कभी भी आप स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक बार हम लोग मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। आप 4 संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। जो पहला स्ट्रक्चर होगा वो हेड होगा। न्यूक्लियस जो है इसी हेड में विद्यमान होगा। गुणसूत्र की संख्या पूछी जाए तो आप बिल्कुल याद रखेंगे प्लॉइडी इसकी n होती है, यानी ये 23 होगा। और इस हेड के टॉप पे, टिप पे एक टोपी नुमा संरचना देखने को मिल रही है जिसे आप एक्रोजोम कर रहे हैं। और ये एक्रोजोम है अपने अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रॉपर्टी लिए हुए है और यही क्या करेगा कि ओवम की वॉल को जाकर पेनेट्रेट करेगा। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवम के वॉल पे पेनेट्रेशन का काम स्पर्म के द्वारा किया जाएगा। और स्पर्म के कौन से भाग के द्वारा, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे एक्रोजोम के द्वारा। तो एक्रोजोम एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगा आपको। स्पर्म के हेड से जुड़ा है, बिल्कुल टिप पे है और इसके अंदर एंजाइम है। जैसा कि हमने कहा कि इसके अंदर एंजाइम है और एंजाइम के बारे में हमने कहा कि इसे आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कैटेगरी में रखेंगे। और ये एंजाइम स्पर्म के मेन काम को यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम की दीवार को पेनेट्रेट करने का काम करता है। ये काम एक्रोजोम के द्वारा किया जाता है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा कि एक्रोजोम किस चीज का बना होता है। एक्रोजोम तो आप समझ गए कि इसके अंदर एंजाइम्स है और ये एंजाइम्स ओवम की दीवार को पेनेट्रेट करेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्रोजोम किस चीज का बना होता है। याद रखिएगा एक्रोजोम को बनाने वाला गोल्जी बॉडी होता है। तो गोल्जी बॉडी से भी और एक्रोजोम के इस कनेक्शन से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने ये समझा, थोड़ा सा रिकॉल कर लें, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि स्पर्म जो है वो पुरुषों में मेल गैमेट है और ये हैप्लॉइड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं और ये संरचना जो होती है टेडपोल आकार की होती है। अगर ह्यूमन स्पर्म के एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये जो स्पर्म है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिएगा, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब मोटा होना नहीं है, मोटाइल का मतलब है मूवमेंट करने वाला, गमन करने वाला, मूव करने वाला। तो ये जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, वो मूवमेंट शो करता है, मूव करता है, इसलिए इसे हम मोटाइल नेचर का कहते हैं। तो स्पर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह मैं
समराइज कर दूं और फिर इसके और अलग अलग छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट्स मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपके साथ रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन या स्ट्रेस ना विकसित हो। पहला मैंने क्या कहा, मेल गैमिट है ये। फिर मैंने कहा क्या कि ये मोटाइल है। मोटाइल का मतलब मैंने क्या बताया कि ये गमन करता है, मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको हम मोटाइल नेचर का कहेंगे। प्लॉइडी मैंने क्या बताया कि ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ओनली 23 है। आकार की बात की थी मैंने, स्पर्म का आकार कैसा है, तो ये आप ऐड कर लेंगे कि ये टेडपोल आकार का होता है। क्यों ऐसा होता है आकार भाई, तो हमने देखा था कि हेड जो होता है वो ब्रॉड होता है और टेल जो होता है वो धागा नुमा होता है। इस तरह की संरचना को हम लोग टेडपोल टर्म यूज करते हैं। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे भी और इनफैक्ट जानते भी होंगे कि टेडपोल एक लार्वा भी है, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन स्पर्म के बनने की प्रक्रिया और बनने के बाद वो स्ट्रक्चर दिखता कैसा है उसके बारे में। तो मैंने जैसा कि अभी तक कहा कि ये जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, इसके आप 4 भाग दे रहे थे। पहले भाग को आपने इंट्रोड्यूस किया था हेड के रूप में। पहला सिर वाला हिस्सा होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, और इसी के अंदर मैंने क्या कहा था कि अनुवांशिक पदार्थ जो है इसी में समाहित होता है। यानी पुरुषों के जो गुण लक्षण हैं जो अगली पीढ़ी में जाने हैं वो इसी के अंदर, हेड के अंदर धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, एम्बेडेड है। तो हेड में अनुवांशिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि ये स्पर्म के हेड को यानी कि उसके जो टिप पे, टॉप पे जो पाया जाता है उसको हमने नाम दिया था, अभी नाम दिया था आपके सामने, एक्रोजोम। तो एक्रोजोम को मैंने कहा कि ये जो है एंजाइम लिए हुए है। कौन सा एंजाइम लिए हुए भाई एक्रोजोम? एक्रोजोम अगर आपसे एग्जाम में आए कि एक्रोजोम क्या है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, टिप ऑफ स्पर्म हेड। टिप ऑफ स्पर्म हेड यानी कि स्पर्म के हेड को, उसके टॉप भाग को, शीर्षस्थ भाग को एक्रोजोम कहते हैं। और ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है बाबू गोल्जी बॉडी का। तो ये अभी तक हम लोगों ने बात समझा है। एक बार फिर से वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग से निकले नहीं, इसलिए मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ तक का बात हम लोग कर लिए बाबू, हेड वाला काम खत्म हो गया है। और इस हेड के अंदर हम लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियस भी है और एक्रोजोम भी है। हेड में आपको 3 ही बात समझना था, न्यूक्लियस भी इसी में है, एक्रोजोम इसके टोपी नुमा या टॉप भाग को कहते हैं, और ये गोल्जी बॉडी का बना होता है। और ये ओवम के दीवार को पेनिट्रेट करने में मदद करता है, कब? जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तब। अब आते हैं हेड के बाद दूसरा पार्ट है वो है गर्दन। बिल्कुल देखने में स्पर्म आपके जैसा लग रहा है भाई, हेड भी है, इसके बाद गर्दन वाला हिस्सा है। अब गर्दन में नेक वाले हिस्से में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 गो नेक वाले हिस्से में सेंट्रियोल पाया जाता है। आपने अगर कोशिका के बारे में पढ़ा होगा तो आप समझे होंगे कि कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो ये जो नेक वाला हिस्सा है स्पर्म का, अगर इसको आपको परिभाषित करना हो तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है बहुत ही छोटा वाला भाग होता है। और इस छोटे वाले भाग में यानी नेक वाले भाग में एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसका नाम मैंने बताया सेंट्रियोल होता है। और ये सेंट्रियोल क्या करता है, तो सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में मदद करेगा, कब? जब निषेचन की प्रक्रिया प्रदर्शित होगी तब। यानी कि ये स्पर्म जो है 2-4 स्टेप आगे का सोच रहा है। आप जो है आज ही के बारे में सोच रहे हैं अपने क्लासरूम में, अपने पढ़ाई के बारे में, बहुत अच्छी बात है। मैं स्पर्म के बारे में बोल रहा हूँ कि स्पर्म की तैयारी ऐसी है कि अगर फ्यूचर में वो स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो उसके आगे की जो व्यवस्था होगी वो स्पर्म के पास आज के डेट में भी मौजूद है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सेंट्रियोल स्पर्म की संरचना में कहाँ पाया जाता है, हेड पार्ट में या नेक पार्ट में? तो आप कहेंगे नेक वाले पार्ट में सेंट्रियोल पाया जाता है। और सेंट्रियोल का काम क्या है भाई? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन सेंट्रियोल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो 2 पार्ट के बारे में आप स्पर्म के बारे में समझ गए हैं। आप समझ चुके हैं कि स्पर्म जो है मेल गैमेट है और ये जो स्पर्म है
वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ऊपरी हिस्सा हेड कहलाता है, न्यूक्लियस इसी के भीतर है, टॉप को हम मैक्रोजोम कहते हैं, एंजाइम इसके भीतर है। हाइड्रोलाइटिक नेचर का एंजाइम है, स्पर्म की दीवार, ओवम की दीवार को हटाता है। और ये सबसे खास बात ये है कि ये जो है स्पर्म की जो संरचना, आपकी जो पूरी की संरचना है, पूरी की पूरी संरचना है, मूवमेंट प्रदर्शित करती है, यानी मोटाइल नेचर की है। तो हेड वाला काम खत्म हो गया, नेक वाला काम समझ चुके हैं। सेंट्रियोल नेक में है और इसका काम क्या है भाई? कोशिका विभाजन में मदद करना। कब? जब निषेचन की प्रक्रिया प्रदर्शित हो जाएगी तब। दो भाग कंप्लीट हो गया, हेड और नेक को लॉक किया जाए और तीसरे भाग में आया जाए मिडिल पीस के बारे में। मिडिल पीस, मध्य भाग। जैसा कि आप भाग देख रहे होंगे, आप साधारण टर्म दे सकते हैं कि स्पर्म की संरचना में मिडिल पार्ट को हम उसका ऊर्जा घर कह सकते हैं। यानी पूरा का पूरा स्पर्म को जो एनर्जी मिल रहा है वो इसी एम वाले पार्ट से मिल रहा है, मिडिल पार्ट से मिल रहा है। तीन चीज याद रखेंगे, एम से मिडिल पार्ट, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है भैया? ऊर्जा देने का काम है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे है? हेड में है। सेंट्रियोल कहाँ पे है? नेक में है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? तो एम फॉर मिडिल पीस और एम से माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म के स्ट्रक्चर में जो है, जो ऊर्जा बनाएगा, जो एटीपी आपको देगा, वो आपके मिडिल पीस में मौजूद है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इनफैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको दिमाग में बेकार की चीजें कुछ भी नहीं रखनी है, यही चार बात रखनी है कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो चार भाग में बटा है। पहले भाग को आप हेड कह दिए, दूसरे भाग को नेक कह दिए, तीसरे भाग को मिडिल पीस कह दिए, और चौथा भाग जो आ रहा है, जो एकदम लंबा धागानुमा संरचना है, सबसे लंबा भाग है, जिसको आप टेल कह रहे हैं, पूंछ। जैसे आपके पैर है ना, शरीर में अगर आप लंबाई में देखेंगे, सबसे बड़ा ऑर्गन देखेंगे, ऑर्गन नहीं कह रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा देखेंगे, तो आप देखेंगे पैरों का हिस्सा बड़ा है। वैसे ही देखिएगा, हेड, नेक, मिडिल पीस की तुलना में पैर वाला हिस्सा, टेल वाला हिस्सा बहुत लंबा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्पर्म का वो भाग जो सबसे लंबा होता है, याद रखिएगा, वो उसका टेल होता है, उसका पूंछ होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो स्पर्म का जो टेल है, ये पूंछ है, ये क्या करने में मदद करता है? तो देखने में आपको जिग-जैग लग रहा है ना, ये तैरने में मदद करता है। मैंने आपके शुरुआत में ही बताया था कि एक सिंगल जो स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, और उस मिलियंस ऑफ स्पर्म में होड़ लगी रहती है तेजी से भागने की। तो ये जो मूवमेंट कराने का काम जो है ना, तैरने का काम जो है ना, ये चलने का जो काम है, वो टेल के द्वारा किया जाता है। यानी चारों भागों के चार अनोखे काम हैं, और इन चार अनोखे काम को एक बार आप समझ गए तो स्पर्म आपके दिमाग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम बार बार आपके लिए चीज़ों को रिपीट कर करके बता रहे हैं, ताकि आप कहीं अगर भटके, कहीं से भी अगर आप हटे हैं, तो फिर से आप कनेक्ट हो पाएंगे और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। एक बार फिर से चीज़ों को समझाऊं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्पर्म के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया मानव के टेस्टिस के भीतर शुक्रजनक नलिका यानी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में कंप्लीट होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये सभी स्पर्म जो बनते हैं, वो जाके ट्रेनिंग लेते हैं, मैच्योर होते हैं कहाँ पे? तो इपीडिडाइमिस में। ये भी मैंने बताया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि हार्मोन ये सब करते हैं भैया, कोई कुछ करता करवाता नहीं है, सब हार्मोन के माध्यम से होता है। और हार्मोन जो है एक तरीके का जैव रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, बायोकेमिकल मैसेंजर होते हैं। उनकी एक्टिविटी से ये सारा जो है लोचा कहिए या केमिकल ड्रामा कहिए या बायोकेमिकल रिएक्शंस कहिए, ये सब डेवलप होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन स्पर्म के बारे में, जो कि माइक्रोस्कोपिक संरचना है, जो कि मेल गैमेट है, जो कि हैप्लॉइड है, और जो कि टेडपोल शेप का है, और जो कि मोटाइल है, मूवमेंट करता है। भागों की बात करें तो चार प्रमुख संरचना में भाग देखने को मिल रहे हैं: हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस और टेल पार्ट। इसको हम लोग अलग से ऐड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट? हेड पार्ट, फिर मैंने कहा नेक वाला पार्ट, फिर मैंने कहा मध्य भाग यानी मिडिल पीस, और फिर जो है चौथा भाग हो गया हम लोगों का टेल वाला भाग। टॉप में कौन है? हेड है,
बॉटम पे एक तरीके से कौन है, तो टेल है, मतलब दोनों अलग अलग एंड पकड़े हुए हैं। ठीक है, हेड के साथ आपने शुरुआत किया था कि जो है सबसे ऊपरी भाग होता है, इसी के अंदर न्यूक्लियस समाया होता है, और मैंने कहा था कि इसके हेड के ऊपर एक कैप लाइक टोपी नुमा परत पाई जाती है, ये कैप लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। इसी कवरिंग को, टोपी को हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि एक्रोजोम जो है गोल्जी बॉडी का बना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। क्या करता है भाई, तो अपने अंदर जो हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम है, उस एंजाइम की सहायता से ओवम की दीवार को पेनिट्रेट करता है। हेड के बारे में आपको इतना ही बात समझना है। अगर दूसरे भाग की बात करें तो वहां मैंने आपको बताया कि नेक होता है, ये दो सेंट्रियोल आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा और हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये दोनों लोग अलग अलग काम करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, आगे है पीछे है, दो तरीके का सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल का जो डिस्टल भाग होता है, दूर वाला भाग होता है, वो दूर में पाए जाने वाले ये जो है ना, टेल को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अभी आप सिंपल एक कंसेप्ट जानिए कि सेंट्रियोल गर्दन वाले हिस्से में है, 2 की संख्या में है, और कोशिका विभाजन में मदद करेगा निषेचन के बाद। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया, एम से माइटोकॉन्ड्रिया था, एम से मिडिल पार्ट था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो समावेश है वो मिडिल वाले हिस्से में, मध्य वाले भाग में दिया गया है। और ये मध्य भाग जो है क्या करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया आपने तो सुना होगा क्लास 9 से ही, पावर हाउस ऑफ द सेल है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो स्पर्म को जो ऊर्जा चाहिए उसके लिए बंडल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया बीच वाले हिस्से में बैठे हैं। अब बोले हैं टेंशन ना ले भाई, पूरा ऊर्जा मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा। तो ऊर्जा भी मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया को, और दिमाग उसके पास, हेड के पास है, गर्दन में दो दो को सेंट्रियोल लेके घूम ही रहा है। और नंबर 4 वाला जो स्ट्रक्चर जो सबसे लास्ट में है, धागा नुमा है, बहुत लंबा है, ये भाग जो है पूंछ वाला काम होता है। सारा का सारा जो मूवमेंट मोटिलिटी होती है ना, तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा नागिन डांस करता होगा, आराम से मूव करते हुए, मूवमेंट करते 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 तेजी से ओवम की दीवार तक पहुंचने की जो इनकी टारगेट है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो ह्यूमन स्पर्म के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, उसको अगर हम एक तरीके से लास्ट वर्ड के रूप में अगर उसे हम जोड़ें, अपना अंतिम कंक्लूसिव पॉइंट अगर ऐड करें, तो हम पाएंगे कि हमें कुछ चीज़ें ह्यूमन स्पर्म में देखने को मिली है। मैं आपके सहूलियत के लिए अनावश्यक किसी भी तरीके का लंबा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ कि आप कथा कहानी की तरह बातों को सुनो और बात को सुन के बहुत आसानी से समझ लो। तो एक लास्ट कंक्लूडिंग नोट्स के साथ कि ह्यूमन स्पर्म के बारे में कौन सी बात है जो आज आप समझ के घर जाने वाले हैं, तो 5 बात कम से कम जरूर समझ लेना। पहला कि ह्यूमन स्पर्म एक मेल गैमिट है, माइक्रोस्कोपिक है, हैप्लॉइड प्रवृत्ति का है, नंबर 1। नंबर 2, टेडपोल आकार का है, और ये 4 भागों में बटा हुआ है, हेड में, नेक में, मिडिल पार्ट में और टेल में। तीसरा इंपॉर्टेंट भाग एक्रोजोम जो होता है वो हेड के टॉप में है, एक टोपीनुमा कवर है, और यही जो है ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करता है, गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट, मिडिल पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को ऊर्जा देते हैं, एटीपी देते हैं। लास्ट पॉइंट, टेल जो होता है लास्ट में आ रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मूवमेंट के लिए जो कुछ भी कला है या इसका जो तरीका है कि ये मूव करेगा, स्विम करेगा, वो सब टेल के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो ये आज के वीडियो में हमने ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव को समझने का प्रयास किया। अगला जो हमारा वीडियो होगा, चूंकि ये टॉपिक बहुत छोटा है तो आपको और स्ट्रेस ना दे के इसमें नया टॉपिक ऐड नहीं करते हैं। अगले वीडियोज़ में आप आगे की ओर बढ़ेंगे, और अभी तक जो आपने 4-5 जूलॉजी के वीडियोज़ देखे हैं जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो कंसेप्ट समझाए गए हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। कि इस उम्मीद के साथ कि गर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हुई हैं, और फिर भी आपको जो है क्लासरूम में और क्लास के अंदर, मतलब क्लास विद इन क्लास चल रहा है, एक तो स्कूल के अंदर क्लास है और उस क्लास के अंदर ये स्मार्ट क्लास भी है, तो इसका आप आनंद लेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इससे आप बेनिफिट होंगे। या ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।